नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। और इकोनॉमिक्स के विजन आईएएस के इस सीरीज़ में हम जो आज चौथा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम केवल वही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के जो है 70वीं प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इसके लिए देखिए, ये पहला चैप्टर है चौथा चैप्टर है राजकोषीय नीति। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब राजकोषीय नीति क्या होता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार आर्थिक नीतियों को विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कराधान यानी टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर और सार्वजनिक ऋण जैसे साधन का उपयोग करती है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो है कि राजकोषीय नीति में क्या क्या करते हैं, टैक्स कितना लगाएं, किस पर लगाएं, कैसे लगाएं, और क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, स्वास्थ्य जो हुआ, चिकित्सा हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और क्या सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सरकार विभिन्न संस्था से ऋण लेती है, चाहे आरबीआई हो, चाहे वो ठीक है, चाहे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सबसे ऋण लेती है। तो ये सारे जो है राजकोषीय नीति का अंग होता है। ठीक है, तो वही देखिए मौद्रिक नीति में क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर से संबंधित होता है। तो मौद्रिक नीति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर। वहीं क्या होता है कि राजकोषीय नीति में क्या करते हैं, टैक्सेशन, कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के बारे में नीति निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है सरकार द्वारा किया जाता है। कौन करती है राजकोषीय नीति? सरकार द्वारा। और मौद्रिक नीति कौन करती है? केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, आरबीआई। तो ये दोनों अंतर आपको समझ में आ गया होगा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में। ठीक है, राजकोषीय नीति के दो प्रमुख उपकरण हैं। कौन कौन सा है? जो है सरकारी कराधान तथा व्यय। यानी सरकारी कराधान यानी क्या है, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर। ये दो जो है राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण है। ठीक है, राजकोषीय नीति क्यों लाते हैं? देखिए सरकार, तो यह आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। सरकार का क्या उद्देश्य होता है? आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, और क्या है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और आय और संपत्ति की असमानता को कम करना, मूल्य स्तर इसमें स्थिरता बनाए रखना इत्यादि जो है, और बाह्य संतुलन, ये सब जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो ये आपको क्या है कि जो है कि ऑप्शन कथन 1, 2, 3 ये सब डाल के पूछ सकता है कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। तो इसको अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी अथवा सार्वजनिक व्यय। देखिए सार्वजनिक व्यय का आशय क्या होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण जैसे लोकल बॉडीज के द्वारा अपने अनुरक्षण तथा नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के रख रखाव में, देखिए सरकार के चलाने में जो कुछ खर्च किया जाता है। और क्या होता है कि सरकार के रख रखाव में खर्च यानी चलाने में, ठीक है, मेंटेनेंस में, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। उसके अलावा सामाजिक आर्थिक कल्याण, ठीक है, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी क्या करती है? ठीक है, सरकार जो है क्या करती है, ये सामाजिक आर्थिक कल्याण बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है व्यय करती है। ठीक है, देखिए तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कानून व्यवस्था बनाए पर किए गए व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए व्यय किया जाता है। पूंजीगत और राजस्व व्यय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूंजीगत व्यय क्या है? देखिए पूंजीगत व्यय वैसा व्यय है जिसका परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का, ठीक है, या मान लीजिए कुछ भवन निर्माण हो गया, ठीक है, या वित्तीय परिसंपत्तियाँ यानी कहीं पे किसी को उधार दे रहा है तो ये क्या है, हमें बाद में रिपे करेगा। अगर भवन निर्माण कर दिए, मान लीजिए कोई छात्रावास का निर्माण हो गया, कोई बिल्डिंग का, कोई उद्योग स्थापित करती है सरकार, तो इससे क्या होता है, उनको इनकम प्राप्त होता है। तो जिसे भौतिक या वित्तीय यानी क्या है, जैसे बिल्डिंग भौतिक है या वित्तीय यानी क्या, हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमें पता है कि वो कभी न कभी हमें पे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार को, उसको क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है, वापस हमें फिर से जो परिणाम मिलता है। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, ये सब में जो व्यय होता है उसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है राजस्व व्यय। केंद्र सरकार का भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राजस्व व्यय में क्या होता है कि भौतिक या वित्तीय यानी कोई भी एसेट्स यानी संपत्ति का क्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यों के लिए किया गया हुआ है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, या फिर ये सब जो है प्रशासन के लिए जो खर्च करती है सरकार। या फिर दूसरा है कि सरकार के द्वारा ऋण, देखिए अब ऋण अगर लोन ले रही है, ठीक है, सरकार अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री ए से लोन लिया है, तो अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का लोन लिया, उसमें से अगर 100 रुपीज़ का अगर
ब्याज है वो भुगतान करने के बाद क्या होगा, उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे कहीं वो बाद में फ्यूचर में दावा नहीं कर सकती कि हमने आपको भुगतान किया। तो ब्याज भुगतान, ठीक है। और राज्य सरकार के अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान, यानी कोई ग्रांट्स देते हैं, यानी फंड्स रिलीज करती है, तो उससे भी क्या होता है, कुछ परिसंपत्ति क्रिएशन नहीं होता है, एसेट क्रिएशन नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। देखिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर सरकार अगर 100 रुपये का लोन लिया और 2 रुपये ब्याज पे किया है, अगर 100 रुपये में अगर 10 रुपये वापस कर दिया तो 90 रुपये, यानी पूंजी जो वापस करती है सरकार, ठीक है, ये पूंजी भुगतान, तो वो क्या है, वो किस में आएगा, वो जो आएगा पूंजीगत व्यय में। इससे क्या होगा, सरकार पे जो उत्तरदायित्व है, यानी जो दायित्व वो कमी होगा। लेकिन जब ब्याज भुगतान करता है तो वो क्या है, सरकार का जो क्या है, एक राजस्व व्यय में आता है, ठीक है। और विकासात्मक व्यय, देखिए विकासात्मक व्यय क्या है, आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यय को विकासात्मक व्यय कहते हैं, ठीक है। सरकार जैसे शिक्षा पे, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार, परिवहन, संचार। देखिए विकासात्मक व्यय में फ़ायदा क्या होता है कि उत्पादक व्यय के समान होते हैं। इसमें क्या होता है, इससे सरकार को या फिर सरकार को, आम नागरिक को क्या होता है, कुछ फ़ायदा होता है, या फिर क्या होता है, कुछ भौतिक परिसंपत्ति यानी एसेट्स का क्रिएशन यानी होता है। गैर विकासात्मक व्यय क्या होता है, ऐसे व्यय, ठीक है, जिसे भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, ठीक है, ये अनुत्पादक व्यय होता है, इससे कोई प्रोडक्टिव या लाभ नहीं मिलता है हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो फ्यूचर में, जैसे पुलिस, न्याय प्रशासन, रक्षा और ब्याज भुगतान और राज्यों का अनुदान, इससे क्या होगा कि बाद में ये पैसे वापस आने की संभावना नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गैर विकासात्मक व्यय। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। देखिए प्रत्यक्ष व्यय में क्या है कि आय या संपत्तियों की सृजन करने वाले व्यय को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आय या परिसंपत्तियों जिससे कुछ एसेट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। वहीं अंतरण व्यय क्या है कि ऐसा व्यय जो सब्सिडीज देते हैं, डीबीटी ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ब्याज भुगतान हो गया, बेरोजगारी भत्ता, कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का लाभ, पेंशन योजना, ये सब क्या होता है, अंतरण व्यय यानी ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो ये भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। उत्पादक व्यय, देखिए उत्पादक व्यय क्या होता है कि अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक उद्यम, यानी कोई अगर सरकार कोई अगर इंडस्ट्री लगा रही है, कृषि के विकास पे व्यय जो होता है, इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी क्या होता है, अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, यानी आम जन को लाभ होता है, उसको उत्पादक व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है अनुत्पादक व्यय, तो ब्याज भुगतान, रक्षा, कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन आदि जो पे खर्च होता है तो उसको अनुत्पादक व्यय बोलती है, सरकार को आगे फ्यूचर में कुछ लाभ नहीं मिलता है। राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है, राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती है जो प्रतिदेय नहीं होती है, ठीक है, यानी सरकार को अगर एक बार आ गया तो उसको वापस नहीं करना पड़ता है, इसको वापस क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, यानी सरकार के पास अगर आ गया तो उसको वापस नहीं करना पड़ता है, उसको राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, देखिए इसमें कोई टैक्स और शुल्क यानी टैक्स और फीस, ठीक है, तो टैक्स में क्या क्या होता है, व्यक्तिगत कर, आयकर, ठीक है, निगम कर, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी भी किस में आएगा, राजस्व प्राप्ति में आएगा, ठीक है, और संपत्ति कर, ये सारे जो है किस में आएगी, राजस्व प्राप्तियाँ में, ठीक है। और कर का, अब देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स एक हमारे ऊपर बर्डन की तरह होता है जिसको अनिवार्य हमें देना ही पड़ता है, ये हमारा व्यक्तित्व दायित्व होता है और कोई लाभ नहीं मिलता है इसमें, टैक्स देने से हमें कोई प्रतिदान यानी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर अब क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या है कि अगर जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही अगर ए पे टैक्स लगाए उसको भुगतान उसको स्वयं करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि वे इनकम टैक्स क्या है कि हमें खुद रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर किसी से करवाना पड़ता है। वहीं अप्रत्यक्ष कर क्या है कि अगर एक कोई दुकानदार है, ये क्या है किसी कोई गुड्स को, यानी आप कुछ मोबाइल खरीदते हैं उसमें आपको जीएसटी लगता है, तो जीएसटी आप पे नहीं करते हैं, वो जीएसटी रिटर्न के माध्यम से जो वो क्या करता है, शॉपकीपर जो है, ठीक है, ये शॉपकीपर जो है वो, ठीक है, ये फाइल करता है, ठीक है, तो ये है दुकानदार जो है वो फाइल करता है, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। तो अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा कर आता है, निगम कर, संपत्ति कर, व्यय कर और संपदा कर, ये सारे याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो निगम कर है, संपत्ति कर है, व्यय कर है और संपदा कर है, ठीक है। अब देखिए आगे अप्रत्यक्ष कर क्या है कि जिसे दूसरी व्यक्ति या समूह पर हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी क्या है कि एक व्यक्ति पर लगता है, पे कोई और कर रहा है, इस टाइप का टैक्स को क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, देखिए ये जो है कि
इसमें उत्पाद कर, ठीक है, सीमा शुल्क यानी उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं उसको, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, आबकारी, ठीक है, और बिक्री कर और जीएसटी जिसमें जो है ये सारे याद कर लीजिए। उत्पाद कर, सीमा कर, आबकारी कर और क्या है बिक्री कर इत्यादि जो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और गैर कर राजस्व क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा ऋण और ब्याज पर प्राप्तियाँ, ठीक है, ऋण पर ब्याज प्राप्तियाँ। देखिए जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण और कहीं ऋण सरकार देती है तो उस पर ब्याज प्राप्ति होता है, ठीक है। और निवेश सरकार क्या करती है, वो कोई कंपनी वगैरह खोलती है उस पर क्या होता है निवेश पर लाभांश होता है, यानी गैर कर राजस्व बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी क्या है कि ये टैक्स के अलावा जो आय कहाँ से होगा, कोई ब्याज मिलेगा सरकार को या फिर क्या होगा निवेश पर लाभांश मिलेगा। और सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क, सरकार विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदान करती है जैसे, ठीक है, तो उस पर जो शुल्क होता है जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गया या फिर कोई और भी जो प्राप्ति हुआ वो सारे क्या है वाटर जो है ये सारे जो प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। विदेशी राष्ट्रों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान जैसे कि बड़े बड़े IMF, ठीक है, WHO, ये सब क्या अगर किसी देश को अनुदान देता है तो ये कौन सी प्राप्ति मानी जाएगी, ये गैर कर राजस्व प्राप्ति मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कर है प्रतिगामी प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसमें कम आय प्राप्तकर्ता समूह की तुलना में उच्च आय प्राप्तकर्ता समूह पर आरोपित कर का प्रतिशत अधिक होता है। जैसे भारत में इनकम टैक्स जो क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स है, यदि आप कम कमाते हैं यानी 5 लाख है तो ऐसा मान के चलिए उसमें अगर 5% टैक्स है, अगर आप 25 लाख कमाते हैं तो उस पर टैक्स का परसेंट 30% हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कर है कि कम आय वाले पे कम टैक्स लगाना और ज़्यादा आय वाले पे ज़्यादा टैक्स लगाना, तो ये जो टैक्स की जो ढांचा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रगतिशील कर, ठीक है। और अनुपातिक कर क्या होता है कि देखिए अनुपातिक कर क्या होता है एकदम उसमें रेट एकदम चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि कोई अगर 5 लाख कमा रहा है उसको अगर 5% टैक्स देना है तो 25 लाख वाले को भी क्या है 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। तो ये उसी अनुपात में जो 5% रेट सेम है उसको क्या बोलेंगे अनुपातिक कर। प्रतिगामी कर क्या है, प्रतिगामी कर क्या है कि जो कम इनकम वाले लोग हैं गरीब लोगों पे टैक्स का ज़्यादा परसेंट, मान लीजिए कि अगर कम इनकम 5 लाख से नीचे वाली इनकम पे अगर 30% लगा रहा है, अगर इनकम उसकी 30 लाख रुपये हो जाती है, ठीक है, या मान लीजिए 30 लाख हो रहा है तो वो कर क्या होगा कम कर दिया जाएगा, नहीं 20% या फिर 10%। तो क्या होगा जैसे जैसे आय आपकी बढ़ रही है तो इनकम का परसेंटेज जो टैक्स का वो कम हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे प्रतिगामी कर या फिर रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है कि इसमें प्रगतिशील कराधान सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो भारत में जो इनकम टैक्स है वो क्या है एक प्रगतिशील कर है, ठीक है। तो इनकम टैक्स भारत में जो क्या है वो प्रगतिशील टैक्स, ये पूछा जा सकता है और ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, ठीक है। क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि गरीबों पे कम टैक्स लगाया जाता है और अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। लाफर वक्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाफर वक्र क्या होता है किसी अर्थव्यवस्था में कर की दर एवं राजस्व प्राप्ति के मध्य संबंध है। देखिए कितना कर का दर से कितना राजस्व प्राप्ति होगा, मान लीजिए 5% की दर से अगर सरकार को 1000 करोड़ प्राप्त हुआ तो 20% की दर से क्या हुआ सरकार को कितना प्राप्त होगा। तो ये जो संबंध है, ठीक है, तो ये जो संबंध को कौन से वक्र के द्वारा दर्शाते हैं, लाफर वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट। देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट दोहरा कराधान, मान लीजिए कि अगर कोई कार असेंबल हो रही है, ठीक है, टायर बना उसका कुछ पार्ट्स बने, कुछ मशीनरी बना, ये सारे जो पार्ट्स हैं तो इसमें एक बार टैक्स लग चुका है टायर के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके बाद कार को असेंबल करने के बाद फिर उस पर टैक्स लगेगा कार के। तो ये जो एक बार टैक्स फिर कार पे टैक्स, ठीक है, तो ये 2 बार टैक्स, और ये टायर भी जिस चीज़ मटेरियल से बना होगा तो वो सारे पे टैक्स लगा होगा। तो ये कर के ऊपर कर फिर उसके ऊपर कर, ये जो कर के ऊपर कर यानी दोहरा कराधान, इसको क्या बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं या दोहरा कराधान। चौथा है कि बजटीय घाटा, ठीक है, बजटरी घाटा, सरकार के किसी एक वर्ष के अंतर्गत कर राजस्व की तुलना में व्यय अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं बजट घाटे। यानी सरकार अगर इनकम अगर 2000 करोड़ का कर रही है, ठीक है, तो अब वो एक्सपेंडिचर जो 2200 करोड़ का कर रही है, तो ये क्या हुआ इनकम से ज़्यादा उसका क्या हुआ खर्च हो गया। तो इस प्रकार के व्यवस्था को बोलते हैं बजटरी घाटा बोलते हैं, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व घाटा का से राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में आपने समझा था राजस्व प्राप्ति क्या होता है, ठीक है, और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति, ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति में यानी टैक्सेशन वगैरह आते हैं, तो राजस्व व्यय से अगर राजस्व प्राप्ति कम हो तो उसको राजस्व घाटा की व्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। राजकोषीय घाटा में क्या होगा कि राजकोषीय घाटा में क्या होगा कि कुल व्यय में कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर से है, ठीक है, उधारी के अतिरिक्त, ठीक है।
प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा क्या है कि सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देता है। तो ये पूछता है कभी कभार कि सकल और प्राथमिक घाटा क्या है, कि राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था है हिनार्थ प्रबंधन। देखिए, जब बजट घाटे के कराधान, उधारी अथवा नई मुद्रा के निर्गमन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। देखिए, अब क्या हुआ कि सरकार का जब बजटीय घाटा, ठीक है, या वित्तीय घाटा चलता है तो वो क्या कर सकती है, वो पैसे नोट को छापती है या फिर कहीं से उधारी लेता है, ठीक है, या फिर और अधिक टैक्स लगाएगी। टैक्स का रेट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो इस प्रकार के प्रबंधन यानी जो बैलेंस लाने के लिए अर्थव्यवस्था में जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिनार्थ प्रबंधन या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, एक है राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम FRBMA। ये एक्ट पूछेगा कब आया था, तो 2003 में आया था। और इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया कि सरकार को राजस्व घाटे को कम से कम GDP का 3% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जीएसटी क्या है कि वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट जो है ना कि के टैगलाइन पर आधारित है। तो जैसे पता है कि 2017 में लागू हुआ था ये, ठीक है। और क्या है कि जीएसटी 3 प्रकार का होता है, CGST, सेंट्रल GST, SGST और क्या है UGST, ठीक है, ठीक है, सॉरी IGST, इसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए GST परिषद जो है, GST परिषद केंद्र राज्य का एक संयुक्त मंच है, ठीक है। क्या है, GST परिषद केंद्र राज्य का एक संयुक्त मंच है और ये अनुच्छेद 269A में है। उसका सदस्य कौन कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त के प्रभारी और प्रत्येक राज्य के वित्त या फिर कराधान अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तो ये जो है कि ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन होता है कि केंद्रीय मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त के प्रभारी, और कौन होता है प्रत्येक राज्य का एक सदस्य या फिर कोई नामित व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टैक्स हेवन क्या है। टैक्स हेवन कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसको ना व्यवसाय पर न्यूनतम कर आरोपित किया जाता है, यानी वहाँ पे आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो एकदम कम कर लगाएगी। और वो क्या करता है ना कि अपने पास जो भी वित्तीय जानकारियाँ हैं वो किसी अन्य देशों के साथ साझा नहीं करते। तो जब काला धन के ब्लैक एंड को वाइट करने के लिए ये जो है टैक्स हेवन कंट्री सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे कि एंडोरा हो गया, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमन द्वीप, ये सब जो है टैक्स हेवन कंट्री में आते हैं। देखिए अब है कि बजट एक चैप्टर है, बजट अभी नहीं आया है, तो अब क्या है कि जब नए बजट आएगा, ठीक है, 23-24 का, तो हम 24-25 का तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो है कुछ चीज़ें को बता रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए बजट क्या है, सरकार के आय और व्यय का जो है लेखा जोखा है, विवरण है। अब देखिए, अब संविधान में बजट का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान में बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अनुच्छेद 112 यानी 112 में क्या है जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और अनुदान की मांग अनुच्छेद 113 में है। अनुदान जो सरकार की जो खर्च होती है उसको अनुदान की मांग बोलते हैं, और अनुच्छेद 113 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कुछ नया है। वित्त विधेयक जो है क्या है कि अनुच्छेद 110 में जो है, तो वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है, ठीक है। तो वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में, ये भी 2 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है। रियल बजट को जो है कि आम बजट से कब अलग किया गया है, 1921 में अलग किया गया है, ठीक है, 1921 में एक्वर्ट कमेटी के सिफारिश पे, ठीक है। और रियल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया है, 2017 में मिलाया गया, ठीक है। ये शायद विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर मिलाया गया था, ठीक है। और शून्य आधारित बजट जो है 1970 में लाया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्येक बजट को जो है कि 0 से प्रारंभ करते हैं। तो शून्य आधारित बजट जो कब लाया गया, 1970 में, याद रखिए, PBI है। और है कि जेंडर बजटिंग भारत में 2005 से 6 में लाया गया, ठीक है। और इसमें महिलाओं के प्राथमिकताओं को विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड आएगी, उसके बाद जो है कि हम लोग MCQs करेंगे, जिसमें कि आपने जो अभी तक सीखा उसका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए PPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड यानी को छांटने की कला, और क्या है कि एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो रिसेंट ट्रेंड्स जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके
अनुसार आप जो है बीपीएससी के प्री को पास कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।